कि कल हमारे साथ किसी ने क्या किया था उसका प्रतिशोध अब इस तरीके से लेंगे, इसका अभिप्राय ये नहीं है। सबको समान मौलिक अधिकार प्राप्त हों, सबको आगे बढ़ने के सारे अवसर प्राप्त हों, पर जो हमारा हिंदू वैभव है वो हमारा जीवित होना चाहिए। ये पुस्तक एक हमने अभी लिखी थी। पिछली बार जब यहाँ पर आए थे तो हमारे आदरणीय संयोजक महोदय लखनलाल आर्य जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उस समय में इसको 25 मानचित्रों के माध्यम से लेकर के यहां पर आया था। आज के गूगल को सर्च कीजिए, आपको वो बताएगा कि जिस संकल्प को आप लोग घरों में लिखवाते हैं, आप बोलते हैं, आपके पंडित जी बोलते हैं, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। क्या है भाइयों? कभी सोचा आपने आर्यावर्त क्या है? ये जम्बूद्वीप क्या है? जम्बूद्वीप, ये देखिए, ये जम्बूद्वीप है। आज का यूरोप, आज का एशिया, ये मिलाकर के कभी जम्बूद्वीप बनता था। आप इतने बड़े देश के मालिक हुआ करते थे, इसके भीतर आज के यूरोप और एशिया के भीतर जितने देश हैं वो हमारे चक्रवर्ती सम्राटों के अधीन हुआ करते थे। इस प्रकार कभी गंधार, जहां का शकुनी हुआ करता था, ग्रीक जहां का सिकंदर हुआ करता था, ये कभी आपके देश के अंग हुआ करते थे। कल को कश्मीर के लोग जो तैयारी कर रहे थे आपसे अलग हो जाने की, या कल का पाकिस्तान जहां से निकल करके हमारे मनमोहन सिंह आए और इस देश पर आकर के उन्होंने प्रधानमंत्री रहकर के 10 साल शासन किया, क्या हम उनको विदेशी मान लेंगे? कि विदेशी नहीं है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भारत का एक अंग था। तो गांधार के समय में, यदि शकुनी के जमाने में गांधार भी इसी देश का एक अंग था, तो वो विदेश कैसे था? यूनान के सिकंदर की स्थिति, यदि उस समय का भारत वहां तक हुआ करता था और भी आगे तक हुआ करता था, तो उसको आप विदेश कैसे मानेंगे? वो विदेश नहीं था, वो भारत का एक अंग था। आपने इतिहास में सुना, एक चंगेज खान हुआ करता था, सुना है ना चंगेज खान के बारे में? उसको कहा जाता है कि उसने अपने समय की सारी दुनिया की 1/4 आबादी को खत्म कर दिया था। इतना खूंखार उसको बताया जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि उसने भारत में आकर के उत्पात क्यों नहीं मचाया था? भारत की उस समय की सीमाओं तक तो उत्पात मचा रहा था, लेकिन यहां नहीं आया। वो क्यों नहीं आया था? क्योंकि चंगेज खान का मूल धर्म अपना बौद्ध धर्म था, खान होकर के मुसलमान नहीं था। वो चंगेज खान बौद्ध धर्म को अपना धर्म मानता था, और जो भारत के लोग थे वो अहिंसा में विश्वास रखते थे। अहिंसा के पुजारी होने के कारण भारत के लोगों ने कहीं जाकर के किसी का कत्लेआम नहीं किया था। इसलिए इनको अपना धर्म का भाई मान करके हिंदुस्तान के लोगों को उसने ये काम किया था कि जो लोग दुनिया में उत्पात मचा रहे हैं, दुनिया की सभ्यताओं को, संस्कृतियों का विनाश कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ इंकलाब करूंगा। मैं उस भारत के खिलाफ इंकलाब नहीं करूंगा जो मेरा धर्म का भाई है। इतिहास क्या पढ़ाता है आपको? और हम पढ़े चले जा रहे हैं। उसकी सदस्यता भारत के प्रति क्यों थी ये हम जानते नहीं। मित्रों, प्यारे बच्चों, बेटियों, इस देश पर ललितादित्य मुक्ता पीढ़ का शासन हुआ करता था। मैं अभी चित्र दिखाता हूं आपको। ललिता पीढ़ जो कि कश्मीर के थे, और उन्होंने वहां से कश्मीर से भारत पर शासन करते हुए चीन तक अपनी सेनाएं भेजी थी।
कश्मीर का करकोटा राज केसरिया कलर से जो दिखाया गया है, आज भी सर्च कर लीजिए, ये मैं कोई अलग से बना करके नहीं लाया हूं, गूगल पर सर्च कर लेना, सारे बच्चे आज की विज्ञान से जुड़े हुए बैठे हैं यहाँ पर। ये करकोटा साम्राज्य, और इस करकोटा साम्राज्य के राजा ने यहां से लेकर के कश्मीर से निकल करके आज के चीन तक धावा बोला था। स्पष्ट है कि आज का जो तिब्बत है वो भी कभी आपके अधीन था। और ये कब था? जिस समय के आपके इतिहास को विदेशियों के द्वारा पददलित किया दिखाया जाता है, ये उस समय 800-900 ईस्वी के करीब का इतिहास, जिस समय आपको पिटता हुआ दिखाया जाता है, उस समय आप किसी को पीट भी रहे थे और वहां तक जाकर के हिंदुस्तान की गौरवशाली परंपरा को स्थापित कर रहे थे, वो आपको नहीं पढ़ाया जाता। उसी समय उसके बाद आप अंकोर वाट का निर्माण कर रहे थे, यह आपको नहीं बताया जाता। उसी समय आपके चोल शासक 35-36 लाख वर्ग किलोमीटर का साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, और जो उनका शासन था, उस शासन को आप देखिए। बैंगनी कलर में इसमें दिखाया गया है, ये तमिलनाडु में भारत, ये है नीले नीले जो कलर में जो दिखाया गया है, यहां से शासन स्थापित हुआ, और यहां से चल करके जो आज का इंडोनेशिया तक का क्षेत्र है, और उसके बाद भी जो नीचे की तरफ जाकर के ये जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया जो आदि देश बनते हैं, इन तक जाकर के शासन स्थापित होता है। और ये सैकड़ों वर्ष तक रहता है, सैकड़ों वर्ष तक रहता है। आपको नहीं बताया जाता, आपको पढ़ाया नहीं जाता उसकी नेवी कितनी मजबूत रही होगी। तमिलनाडु से शासन कर रहा है, बीच में सैकड़ों हजार किलोमीटर का समुद्र आ जाता है, और वहां तक उसका शासन स्थापित होता है, तो कितनी बड़ी मजबूत नेवी रही होगी, और सैकड़ों वर्ष तक वो शासन चलता है। वो नहीं बताया जाता आपको। महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताया जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 17 जून, कब? 1576 को। 1576 से 1585 तक महाराणा प्रताप ने प्रत्येक वर्ष अकबर से युद्ध किया। आपको केवल और केवल एक स्थान पर रोक दिया जाता है। 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीत गया था, महाराणा हार गया। आपको बता दिया जाता है, कभी उत्साह में हम जैसा बोलने वाला भी मन से कह जाता है कि घास की रोटियां महाराणा ने खाई थी। यदि घास की रोटियां खा करके व्यक्ति जिंदा रह सकता तो दुनिया में गरीबी ना होती, सभी घास की रोटी बना के खाने लगते। घास की रोटी नहीं बन सकती। और जिस बिलाव को यह कहा जाता है कि बिलाव उसको लेकर के चला गया था, तो महाराणा की आंखों में आंसू आ गए थे। बच्चों, ये भी घटना नहीं हुई थी, ये घटना भी नहीं हुई थी। फिर हुआ क्या था? जब यहां पर एक विदेशी आया, कर्नल टाट, तो उसने इतिहास में यह लिख दिया कि महाराणा प्रताप जंगली वनस्पतियों से बनने वाली रोटियों को खाया करता था। अब जंगली वनस्पति में बाजरा भी आता है, ज्वार भी आती, उनके यहाँ पे होती ही नहीं है, तो उनसे वो खाते थे। जिस महाराणा प्रताप का 90 गुना 70 6300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हमेशा राज रहा। कभी वो ऐसे नहीं रहे कि जंगलों में जाकर खाक छानने वाले हो गए थे। 6300 वर्ग किलोमीटर, लिख लीजिए यह बात मेरी, किसी को बाद में परेशानी हो, पता नहीं कहां से बता के चला गया था। इतने वर्ग किलोमीटर का राजा तो महाराणा प्रताप हमेशा रहा। तो क्या उसके सामने रोटी की समस्या आ सकती थी? कभी नहीं आ सकती थी।
जिसने अकबर के आक्रमण के समय सारे चित्तौड़ वासियों से, मेवाड़ वासियों से कह दिया था कि आप उधर से जैसे ही उसका आक्रमण हो सारे मेरे पहाड़ की तरफ चले आना, अरावली पर्वत पर आ जाना। रोटी की समस्या किसी के सामने नहीं आने दी जाएगी, जैसा कि आपके सामने हुआ अभी कुछ दिन पहले। कोरोना में भूख से किसी को नहीं मरने दिया जाएगा, आपके प्रधानमंत्री ने कहा, और आज तक गरीबों को अन्न मिल रहा है। वही बात उस समय महाराणा प्रताप ने कही थी, सभी इधर आ जाना जब कोरोना आपको घेरे। कोरोना माने जब वो घेरे तो इधर आ जाना। और लोग गए, पहुंच गए, और पहुंच करके उन्होंने वहां से अपने आप को सुरक्षित अनुभव किया। अब से कई वर्ष पहले, जैसा कि हमारे संयोजक महोदय बता रहे थे, जब हम अपने गवर्नर साहब से मिले, जब उन्होंने हमको सम्मान को देने के लिए बुलाया था, आदरणीय वैद्य जी चाचौंदिया साहब, तब हमने उनको कहा था, निवेदन किया था कि देश के इतिहास में महाराणा प्रताप महान थे, अकबर महान नहीं था, यह पढ़ाया जाना चाहिए। अगली बार हम गए 6 दिसंबर को, तो उन्होंने कहा कि हमने आपका वो काम कर दिया। वो काम वहां पर आरंभ हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, फिर सिलेबस बदल दिया गया। परंतु आपको ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी, 2021 में घाटी के उस मैदान में लगा हुआ वो पत्थर जिस पर लिखा हुआ था कि याना की पराजय हुई थी और अकबर की जीत हुई थी, अब वो पत्थर हटा दिया गया है और वहां पर लिख दिया गया है कि यहाँ पर महाराणा की जीत हुई थी और अकबर परास्त हुआ। भारत माता की इतिहास का तथ्य निकाल करके लाया गया, और इसके पश्चात प्रमाण आपके पास में यह है कि 1576 से 1585 तक आप लिख लीजिए, मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे बाद में बता देना। 99 11 16 99 17। आदरणीय हमारे संयोजक जी हैं, इनसे बात कर लेना। उसमें 1576 से 85 तक प्रत्येक साल अकबर और महाराणा की लड़ाई हुई। प्रत्येक युद्ध में महाराणा हारा, तो 76 में कैसे हार सकते थे? 1576 से 85 तक, और 85 में अकबर ने फिर क्या कहा अपने सेनापति से कि क्या बाकी हिंदुस्तान नहीं पड़ा, बार बार लेते हो, जाते हो, भागते हो, पिटने के लिए पहुंच जाते हो। अरे और हिंदुस्तान पड़ा, उधर की तरफ देख लो। यहां से बदलाव आया था, और फिर इसके अगले 12 वर्ष तक 1597 तक महाराणा प्रताप ने निष्कंटक होकर के राज्य किया था। कोई किसी तरीके का आक्रमण बाहर का नहीं हुआ था, यह भी नोट कर लेना। 1597 में महाराणा प्रताप चले गए। एक बात और कहकर के समाप्त करूंगा, इन्हीं के दादाजी थे महाराणा संग्राम सिंह, जिनकी अभी 12 अप्रैल को हमने जयंती मनाई है। महाराणा संग्राम सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस समय बाबर को इस देश पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, हिंदू राष्ट्र का निर्माण नामक एक पुस्तक है, उसके हवाले से आपको बता रहा हूं। 1920-21 में कांग्रेस के बड़े नेता ने, आज नाम नहीं लेना चाहता किन्हीं कारणों से, हमारे आदरणीय लखन जी बैठे हैं इसलिए, बड़े नेता ने अफगानिस्तान के अमीर से कहा था कि आप हिंदुस्तान पर अटैक कीजिए, हम आपके साथ होंगे। जिसका वैचारिक मानस का उत्तराधिकारी आज जाकर के ब्रिटेन से कहता है कि लोकतंत्र खतरे में, आप हमारी सहायता कीजिए। वो कौन था जो इस देश का राष्ट्रपिता कहलाया? वो मोपला कांड के समय, खिलाफत आंदोलन के समय इस देश पर अफगानिस्तान के साहस से कह रहा था कि आप अटैक कीजिए। ये सोच कहां से आ गई? इस सोच को बैठाने वाले लोग
इस देश के इतिहास में यदि पूजे जाएंगे तो तत्र दुर्भिक्ष मरणम भयम की स्थिति आएगी, आएगी, जरूर आएगी। ये नहीं आनी चाहिए। जिन लोगों ने इस देश के लिए काम किया है उनकी तुरबत पर एक दिया भी नहीं, जो जिनके खून से जले थे चिरागे वतन, उनकी तुरबत पर एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जले थे चिरागे वतन, आज धमकते हैं उनके मकबरे जो चुराते थे शहीदों का कफन, जो चुराते थे शहीदों का कफन। ये कौन सा इतिहास लिख करके दे दिया हमको? क्यों दे दिया यह बकवास इतिहास? इस देश के उस समय के वीर योद्धा महाराणा संग्राम सिंह पर जो आरोप लगाया जाता है उसके बारे में मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी का भतीजा, पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। मैंने पुस्तक लिखी है, कहां वो दो जरा, कैसे ये शोध स्पष्ट होकर के आई। बाबर ने अपनी तुजुके बाबरी नामक पुस्तक में कहीं ये लिख दिया कि मुझसे महाराणा संग्राम सिंह ने कहा था कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए और आगरे तक का प्रांत आपका हो जाएगा और उससे बाद का भारत मेरे अधीन हो जाएगा। लेकिन जब पानीपत में महाराणा संग्राम सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया, इब्राहिम लोधी को परास्त होना पड़ा। जिस इब्राहिम लोधी को दिल्ली की गद्दी से हटा करके वो राज्य स्थापित करना चाहते थे, खुद स्थापित करना चाहते थे, वो विदेशी को क्यों बुलाएंगे? उसका बाकायदा अपना संदेश वाहक चित्तौड़ में आया था और उस चित्तौड़ में आए संदेश वाहक ने यह प्रस्ताव रखा था, ना कि महाराणा संग्राम सिंह ने रखा था। महाराणा संग्राम सिंह मौन हो गए थे, वो वापस चला गया। उसके बाद महाराणा संग्राम सिंह की राज्यसभा ने उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। हम ऐसा कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे। लड़ाई होती है, अब इतिहास क्या कहता है, सत्य क्या है, तथ्य क्या है। दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी की आपस में चल रही थी।